नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 26 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन इमेज के साथ जो आ रखी है स्विस कैनाल से। देखिए अब आज की डेट में स्विस कैनाल में कंडीशन क्या हो चुकी है। एक शिप जो किस कंपनी का था, एवरग्रीन कंपनी का जो एक शिप था जो कार्गो कैरियर था बेसिकली, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये शिप आज की डेट में स्विस कैनाल में फंस चुका है। किस तरीके से, मान लीजिए कि अगर ये कैनाल है तो इस कैनाल में इस तरीके से बिल्कुल तिरछे तरीके से ये शिप अटक चुका है। और अब ऐसा हो रहा है कि ना जो शिप ऊपर की साइड से नीचे जा सकते हैं और नीचे की साइड के शिप भी ऊपर नहीं आ सकते। तो बेसिकली ट्रेड जो है वो एक तरीके से बिल्कुल रुक गया है और कह रहे हैं कि जो ट्रेड है ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इतने दिन तक जब कैनाल बंद रहेगा तो और ट्रेड हो ही नहीं पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी बिजनेस में होने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है और ये इमेज आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन पिक्चर के साथ। देखिए आज इस पिक्चर में आप सभी के लिए कोई कोट तो नहीं है, लेकिन एक बहुत डीप मैसेज है इस पिक्चर में। देखिए किस तरीके से एक टीचर की जो भूमिका है एक स्टूडेंट की लाइफ में वो दिखाई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली समझदार जरूर हैं कि आप इस अच्छी सी इमेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है तो इस इमेज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। आज हमें 4 अलग अलग एडिटोरियल्स को डिस्कस करना है। ये पूरे एक पेज के एडिटोरियल हैं, क्योंकि जो दूसरा पेज था उसमें तो पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ आई थी जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो पहला जो एडिटोरियल है ये आज की डेट में वैक्सीनेशन रेट को बताता है कि ये क्या आज की डेट में कंडीशन चल रही हैं और क्या क्या बैरियर्स हैं जिनको हमें हटाने की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ें जो हैं सही होंगी। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल्दो फुल डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि पिछले एक हफ्ते में हमने वैक्सीन से रिलेटेड इतने सारे एडिटोरियल डिस्कस कर दिए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आज के जो फाइनेंशियल बजट जो है इस साल का उससे थोड़े से चेंजेस हुए हैं और क्या क्या आगे जाके फ्यूचर में चेंजेस करने की बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो थोड़ा बहुत इसको भी देखेंगे। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है, तो इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो पहले तो न्यूज़ में था, कुछ टाइम बाद बंद हो गया, अब दोबारा न्यूज़ में आने लग गया है। तो सीन चल क्या रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप सभी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश टाइज की बात की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने पाया कि इसमें डेटा जो है उसके अलावा फैक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे डेटा दिए हैं जो आपकी इंटरव्यू और आपकी जीडीज़ को बहुत क्वालिटेटिव बनाने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ जो लिखता है फास्टर सूनर। अब देखिए यहाँ आज की डेट में बताया है कि किस तरीके से इंडिया को अपना वैक्सीनेशन रेट जो है उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, यानी उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि जो सेकंड फेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें इंडिया ने क्या किया है कि करीब पहले तो 60 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद जो 45 साल और उससे अबव के लोग हैं उनको दी जाएगी। तो तरीके से आप कह सकते हैं एज के अलग अलग बार बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से वैक्सीन जो है दी जा रही है। ये मॉडल हमारा नहीं है, राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है यूके का मॉडल है और डेफिनेटली अच्छा मॉडल है जो एज के बेसिस पे वैक्सीनेशन करता है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखिए, अगर हम मान लीजिए 18 साल के इंसान को पहले वैक्सीन दे देंगे और 60 साल वाले को बाद में देंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 18 साल वाले की तो इम्यूनिटी पावर जो है 60 साल वाले से ज़्यादा ही है ना, और 60 साल वाले को रिस्क है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमें जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं उनको पहले देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन पर रिस्क ज़्यादा है। तो ये मॉडल जो है यूके ने फ्रेम किया था कि वो एज के बेसिस पे वैक्सीन को देंगे ताकि सभी लोग जो हैं धीरे धीरे वैक्सीनेट हो जाएं। उसके अलावा यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि इंडिया ने जो पहले मेडिकल सर्टिफिकेट वाला जो सीन कर रखा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप लाओगे उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी, ये अच्छा स्टेप नहीं था। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन का जो एम है उसको अनअचीवेबल बना रहा था। क्यों? देखिए अब हर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं ला सकता। दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है पहली बात तो, उसके बाद जिसकी मान लीजिए जिसकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है वो उसको दिक्कतें हो सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट लाने में। और मान लीजिए कि कोई बूढ़े लोग हैं, वो तो कई ऐसे कंडीशन में भी है कि हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए, तो वो कहाँ से लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और ये एक अच्छा स्टेप तो नहीं था, तो इसको हटाना ही सही राइटर कह रहे हैं। अभी तक मार्च 24 तक का डेटा देखें तो 50.23 मिलियन डोजेज जो हैं वो एक तरीके से दी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि डोज का काउंट भी क्या हो रहा है और एक काउंट जो है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो सही चल रहा है। ऑल द पॉपुलेशन हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितना प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए।
उसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो अकेले ही इतना भार नहीं झेल सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है, और डॉक्टर्स नर्सेज ये भी लिमिटेड ही होती हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, वो भी आगे आके काफ़ी अच्छा कदम उठा रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने में। क्योंकि आज की डेट में अगर सरकारी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करके, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं करते तो डेफिनेटली हमारा जो ये एम है वैक्सीनेशन का, ये बहुत आगे चले जाता, यानी बहुत ज़्यादा समय लगता और उस समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हमें अपना डेली वैक्सीनेशन रेट तो एक्सेलरेट करना ही है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत है कि पॉलिटिकल विल जो है वो थोड़ा सही डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। क्यों? देखिए आज की डेट में वैक्सीन को लेके मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग डर हैं, लोग बिल्कुल स्केयर्ड आप कह सकते हैं। आज की डेट में लोगों में डर है कि वैक्सीन लगाने से उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये भी डर है कि कोविड स्प्रेड ना हो जाए अगर वो वैक्सीन लगाने जाए। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर लोगों को डायरेक्टली टारगेट करके बताया जा सकता है कि किस तरीके से उनको अपना धैर्य जो है और अपना पेशेंस जो है उसको मेंटेन करके रखना है, और बिल्कुल आप कह सकते हैं केयर फ्री रहना है वैक्सीन को लेके। अवेयरनेस बिल्ड करनी है लोगों के बीच में वैक्सीन सेफ्टी को लेके, क्योंकि लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। उसके अलावा वैक्सीन साइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन और वॉक-इन्स। अब देखिए वैक्सीन साइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी क्यों है? मुझे पता है कि मेरे शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर वैक्सीन मिल रही है, लेकिन उसके अलावा कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे जिनकी मुझे जानकारी नहीं होगी कि वहाँ वैक्सीन मिल रही है। तो सरकार अपने माध्यम से ये चीज़ बता सकती है कि हर शहर में इन जगहों पे वैक्सीन्स जो है अवेलेबल है, वहाँ जाके लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाएगी और उनको पता चलेगा कि उनको वैक्सीन लेने कहाँ जाना है। उसके बाद वॉक-इन्स की बात की गई है, मतलब वैक्सीन लेनी है तो कोई सर्टिफिकेट कोई इस टाइप की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ना हो, सीधा आप अंदर जाएँ वैक्सीन लगा के बाहर आएँ। ये राइटर कह रहे हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो। उसके अलावा यहाँ राइटर ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो क्योंकि डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म है तो उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। किस चीज़ में? हमारी जो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव था जो वैक्सीन को बढ़ाने का, उसको एक तरीके से एक आप कह सकते हैं एक ऊपर लेवल पे लेके जाने में। क्योंकि अगर मान लीजिए यही पेपर बेस्ड में होता ये काम, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगता इन सब चीज़ों को करने में, बहुत दिक्कतें भी आती। इतना ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं कि क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा जनता को वैक्सीनेट करना है। तो क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सिंपल रजिस्टर कीजिए, जब आपको डेट मिले तब आप वैक्सीन लगा के आ जाइए। तो राइटर कह रहे हैं कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है इसने बहुत हेल्प करी है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं जिसकी हेडिंग है अनइक्वल प्रोविडेंस, यानी आज की डेट में जो पीपीएफ वाले जो जितने भी प्रोविडेंट फंड वाले लोग हैं उनके लिए क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ये सरकार बताना चाह रही है। अब देखिए बताया गया है कि जो 2021 का बजट था, यानी जो बजट पेश किया था हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, आप मुझे बता सकते हैं कि बजट जो है उसका फॉर्मल टर्म क्या है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पॉलिटी में यानी एम लक्ष्मीकांत में कहीं भी और हमारे संविधान में भी कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट एक्चुअल में है लेकिन उसका असली नाम कुछ और है। तो आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बजट जो है उसका असली नाम क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखिए इस साल का जो मेजर चेंज था वो था कि जिन लोगों को भी 2.5 लाख पर ईयर का पीपीएफ मतलब मिलता है, प्रोविडेंट फंड के जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके लिए टैक्स में प्रपोजल्स थे। अब क्या थे? देखिए पहला तो ये है कि एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? देखिए अब ऐसा भी कई बार होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं यानी जो लोग तनख्वाह देते हैं वो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते, यानी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन करते हैं कई एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड में, जो एक तरीके से सिनेरियो आज के डेट में सही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करने की ज़रूरत है और एम्प्लॉय जो है यानी जो इंसान खुद कमा रहा है वो तो कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है। तो कई सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो एक तरीके से कोई रेमिटेंस नहीं देते हैं, उनकी और रेमिटेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसा सुविधा नहीं प्रोवाइड करते कंट्रीब्यूशन में, किस चीज़ के लिए? रिटायरमेंट फंड का जो अकाउंट होता है लोगों के। अब क्या होता है जो इंसान काम कर रहा है उसको दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा है, तो एज ए एम्प्लॉयर का एक काम बनता है कि प्रॉपर उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा टाइमली जाए, लेकिन ये सब चीज़ें कई जगह दिक्कत आ रही हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं जिन भी लोग हैं वो लोग जिन लोगों का नहीं जा रहा है ये सब दिक्कतें जिनको हो रही हैं वो आज की डेट में एक प्रॉपर अप्रोच के साथ अपने एम्प्लॉयर से साफ कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है और सरकार इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। यहाँ पर ये एक मेन चीज़ है। उसके अलावा बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में जो 2004 तक जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में जा चुके थे उन लोगों को तो पेंशन मिलेगी,
चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो। क्यों, देखिए आज की डेट में सिर्फ डिफेंस एम्प्लॉय जो हैं, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं, उनमें ही पेंशन नाम की चीज़ जो है वो एक्चुअल में रह चुकी है। बाकी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी 2004 के बाद सर्विस में आए थे, वो आज की डेट में एनपीएस स्कीम के अंडर आ चुके हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर वो लोग आ चुके हैं। तो कोई सेपरेट पेंशन उन लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, जो भी लोग 2004 से पहले किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनको प्रॉपर पेंशन मिल रही है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि जो एक आप कह सकते हैं प्रावधान जो बना रखा है वो इक्वल नहीं है। कई एम्प्लॉयर्स तो बिल्कुल सही कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, लेकिन कई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हैं, जो आखिर में आम जनता जो है उसकी जेब को हानि पहुंचाता है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, ऑल्दो आर्टिकल तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन हमारा आइडिया लेने के लिए इतना चीज़ें पॉइंट काफ़ी थी। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है। अगर आपने पिछले टाइम से न्यूज़ में सुना हो और अगर आपको क्लैरिफाई अभी भी नहीं हुआ है, तो इसमें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं हमारे इंडिया के जो संविधान है, बेसिक टेनेंट्स हैं, उनको एक तरह से वॉयलेट करते हैं, और राइट टू नो जो हमारे सिटीजन्स का, यानी हमारे नागरिकों का जो अधिकार है, उसका भी हनन करते हैं। कैसे? राइटर बता रहे हैं कि 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जो सवाल उठे जा रहे हैं, उन पे अभी जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिए गए हैं, यानी अभी उसका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो एक बहुत बड़ा मेथड बन चुके हैं। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फंडिंग्स जो है उनकी पार्टी से मिलती हैं, लेकिन आपको पता है कि उस कम फंडिंग से कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इलेक्शंस में, वोटिंग में, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है एक कैंडिडेट को लगाना पड़ता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? यहीं से तो आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या है कि ये एक ऐसे बॉन्ड होते हैं, यानी जैसे कोई भी कॉरपोरेट्स हैं, कोई भी कंपनीज वगैरह हैं, अगर वो डोनेशन करना चाहती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किस चीज़ के लिए? उनकी इलेक्शन के लिए, उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। अब ये तो ठीक है, चलो जो जितनी भी कंपनीज हैं वो डोनेशन कर रही हैं, इसमें दिक्कत क्या है? उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही जो हैं, यही एक मेजर मेथड बन चुका है आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी की इंडिया में फंडिंग का। अब दिक्कत क्या है? उनका डेजिग्नेशन, उनका जो डिज़ाइन है और उनका जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्यों दिक्कतें हैं? देखिए, उसमें कोई लिमिट ही नहीं रखी है पहली बात तो। जितना कितना भी पैसा जो है कंपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, लिमिटलेस, और ये चीज़ गलत है। अब गलत क्यों है, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आज की डेट में जब कोई पार्टी बहुत सा ज़्यादा पैसा, जब कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है कोई भी कंपनी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास से फ़ायदा आ जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो वो पॉलिसी जो है आगे जाके जो बनने वाली है, जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, उनको फ्रेम कर सकती हैं, उनमें धांधली कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से आपको पता है आज की डेट में हर चीज़ हो सकती है। लोग एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं, और यहाँ तो पैसे की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये बात है कि पैसे से जो है इलेक्शन जो है और पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एक तरीके से रेगुलेटरी कैप्चर करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेल्प करती है, और लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी एक ग्राउंड जहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर जिस पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा वो एक तरीके से धांधली करके दूसरी पार्टी को हरा सकती है। तो ये एक ज़्यादा पैसा होने का आप कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ भी हो रही है, ऐसा राइटर कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा पैसा कंपनीज के पास आ जा रहा है, कंपनीज नहीं सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आ जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं। और दिक्कत क्या है? डेमोक्रेसी में हम सिटीजन्स जब हम अपना वोट करते हैं, तो हमारे ये जानने का भी हक है कि जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को हमने वोट किया है, उनकी पूरी जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, उनकी पूरी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे पास नहीं है। देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी उसको फंड कौन कर रहा है। तो ये दिक्कत है, क्योंकि मान लीजिए हमने तो कैंडिडेट को वोट कर दिया, लेकिन क्या पता वो कैंडिडेट गलत तरीके से पैसा लेके कुछ और चीज़ करने वाला है जो हमें नहीं पता। तो ये एक दिक्कत आप कह सकते हैं। अब B.R. अम्बेडकर जो हमारे आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत जाने जाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या पोजीशन होल्ड करते थे, ये आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, खैर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो क्योंकि इनका डेमोक्रेसी के नाम पे B.R. अम्बेडकर का नाम जरूर आता है, तो B.R. अम्बेडकर ने एक तरीके से कहा था कि जो हमारा वोट होता है वो हमारा एक वोट ही नहीं है, वो हमारी वैल्यू है। क्योंकि एक वोट कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं। जब हम वोट करते हैं तो हम कुछ सोच समझ के एक कैंडिडेट को चुनते हैं, और हमारा उन पर भरोसा होता है, तब जाके हम उस कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं, ये डेमोक्रेसी का जो पर्पस है उसको एक तरीके से डिफीट
कर देती हैं, यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके भी यहाँ पर जो व्यूज़ थे उनको भी डिस्कार्ड कर रही है आज की जो कंडीशन चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या मतलब चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, ये गड़बड़ चल रही है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से 2021 तक का टाइम लिया और फिर भी कोई अभी तक सही वर्डिक्ट नहीं सुनाया कि ऑन ग्राउंड एक्चुअल में करना क्या चाहिए। 3 साल हो गए हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐसा कह रखा है कि राइट टू नो जो है वो हमारे भारत के जो जितने भी नागरिक हैं उनका एक तरीके से हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है, जो कहाँ भारत के संविधान गारंटी हमें करता है। लेकिन चीज़ें आज ऐसा नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा राइट टू नो सबको होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में जब लोग अपना राइट टू नो वाला अधिकार मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक तरीके से उसे ठंडे बस्ते में डाल दे रहा है। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वो या तो पब्लिकली फंड होते हैं, और अगर पब्लिकली फंड नहीं होते हैं तो उन पर कैपिंग होती है या लिमिट होती है कि कौन कितना पैसा पार्टी को दे सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अनलिमिटेड पैसा कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। अब इसमें एक और दिक्कत क्या है, जितने भी डोनेशन जो होंगे ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूट से होने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होंगे तो जो सरकार अभी पावर में है वो तो अच्छे से पता लगा सकती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। मान लीजिए कि जैसे भी बीजेपी हमारे केंद्र में है तो बीजेपी स्टेट बैंक के थ्रू पता लगवा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को किस कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस जानना चाहे, मान लीजिए कांग्रेस अभी ऐसे अपोजिशन में, अगर हम कांग्रेस को कंसिडर करते हैं, तो अगर कांग्रेस जानना चाहे कि बीजेपी को कितनी फंडिंग मिली है किसी पर कंपनी द्वारा, तो वो चेक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तो पावर में है ही नहीं। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि दोनों साइड जो है बराबर पोजीशन में नहीं खड़ी हैं। जो लीडिंग पार्टी भी है वो तो एक तरीके से स्टेट बैंक से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो एक बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ ना। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या डोनेशन जो है और राइवल पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके खिलाफ इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। क्योंकि अगर बैंक से पता चल गया कि किसको कितना, किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, तो डेफिनेटली ये एक तरीके का हथियार के रूप में भी इसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, अभी तक का जो कंडक्ट है, वो एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए जो 2018 से जो पिटीशन इलेक्टोरल बॉन्ड पे चार्ज किया गया था उसका 2021 यानी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में इतने डिलेज हैं तो चीज़ें कैसे सही डायरेक्शन में जाएंगी। पॉलिटिक्स भी चल रहे हैं इतने सारे स्टेट में, आज की डेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अब्यूज़ जो है या मिसयूज़ जो है वो करेंगी। तो इन सब चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, तभी जाके चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। वरना अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो ये जो पैसों का अब्यूज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं ये कंटिन्यू होता रहेगा और एक सही डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी, ऐसा राइटर बताना चाहते हैं। अगले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको तो मैं स्टार मार्क करूंगा और आप भी डेफिनेटली इसमें से पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए इंडिया और बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती, वो ऐतिहासिक है। क्यों? 1971 के, क्योंकि मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में, तभी जाके तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो तब से हमारे जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे हैं। तो देखिए अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपने बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व कर दिए हैं। उसमें पहला क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जो लैंड था जो डिस्प्यूट में था कि इंडिया का है या बांग्लादेश का है, वहाँ के लोगों को प्रॉपर चॉइस दी गई कि उनकी मर्जी है कि उनको भारत का नागरिक बनना है या बांग्लादेश का नागरिक बनना है। क्या आपने देखा है कभी ऐसा किसी देश में होता है कि फ्री चॉइस दी जाए इंडिया के किसी भी कंट्री के नागरिक को कि वो उसको जो मर्जी है वो दूसरे राज्य स्टेट में जा सकता है या दूसरे कंट्री में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता है सिटीजनशिप से लेकर कितनी दिक्कतें हमारे देश में भी हैं, लेकिन फिर भी हमने किस तरीके से वहाँ के लोगों को ये प्रोविज़न दिया। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने कितनी हेल्प करी है इंडिया को, क्या इंसर्जेंसी जो है उसको हटाने में, उसको एलिमिनेट करने में। क्यों? आपको भी पता होगा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थी एक टाइम में। अब तो खैर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन एक टाइम में बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे आपस में जो ये गुट थे लड़ते थे, कितने सिविलियंस मारे जाते थे। तो उसको ख़त्म करने में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया की हेल्प करी है। और आज की डेट में इसी वजह से
इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा पीसफुल बॉर्डर्स में से काउंट किया जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया कि देखिए 2018-19 में इंडिया ने बांग्लादेश को 9.21 बिलियन डॉलर्स का क्या किया, आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट्स की बात करें यानी कितना हमने बांग्लादेश से लिया वो था 1.04 बिलियन का। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं 2 स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जीडीज में अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आ जाए या लेक्चरेट में आ जाए तो ये पॉइंट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो जितने भी डेटा होते हैं, फैक्ट होते हैं ना, वो कभी भी कोई काउंटर नहीं कर सकता उन चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है। देखिए उसके अलावा इतना ट्रेड तो है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो टैरिफ जो हैं उनको हटा दो। एक तरीके से इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो टैरिफ्स हैं उनको हटा दिया जाए तो डेफिनेटली ट्रेड जो है जितना अभी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। उसके अलावा बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में इंडिया ने 3 अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बांग्लादेश को पैसा दिया और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बांग्लादेश उस पैसे को हमें लौटाएगा, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो हमने 3 अलग अलग 8 बिलियन डॉलर के उनको लाइन ऑफ क्रेडिट्स बांग्लादेश को इंडिया ने दिए हैं। किस चीज़ के लिए? सड़क बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, ब्रिज और बंदरगाह जो हैं उनको बनाने के लिए इतना पैसा हमने दिया है। उसके बाद अगर बात की जाए टूरिस्ट की, तो आज के डेट में बांग्लादेश जो है काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इंडिया को भेजता है। हर 5वां टूरिस्ट इंडिया में एक बांग्लादेशी होता है। देखिए कितना सटीक, कितना एक्यूरेट डेटा यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मेडिकल डिप्लोमेसी या मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें तो 35% इंडिया के जो मेडिकल पेशेंट आते हैं इंटरनेशनली यानी दूसरे देशों से, वो बांग्लादेश के होते हैं। इंडिया में एक तरीके से दूसरे देशों के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो कम है और इसी कारण से इतने लोग इंडिया में अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। उसके अलावा 50% जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू है वो अकेला बांग्लादेश से ही आता है। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50% जो हम पैसा कमा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म से वो सिर्फ बांग्लादेश से है। इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत का जो नक्शा है उसमें मान लीजिए अगर आपको वेस्ट बंगाल से अगर आपको मणिपुर जाना है या त्रिपुरा जाना है तो आपको पूरा बांग्लादेश के ऊपर का जो एरिया है, जो चिकन नेक कॉर्नर है, फिर आसाम से गुजरते हुए पूरा जाना पड़ेगा और वो अगर आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको 1650 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के थ्रू होते हुए अगर त्रिपुरा चले जाएं तो आपको सिर्फ 500 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे और यही किया भी है। एक बस सर्विस चालू कर रखी है सरकार ने जो कलकत्ता से चलती है और डायरेक्ट अगरतला यानी त्रिपुरा की जो राजधानी है वहाँ जाती है और ये सिर्फ 500 किलोमीटर का, यानी देखिए सीधा जो डिस्टेंस है वो 1/3 डिस्टेंस कम कर दिया है, सीधा 1/3 डिस्टेंस कम हो चुका है। जहाँ पहले 1650 किलोमीटर जाना पड़ता था वहाँ अभी सिर्फ 500 किलोमीटर में हम पहुँच जाते हैं। 3 अलग अलग पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और फ्रीट सर्विसेज भी चलती हैं। रिसेंटली हमने क्या किया था, अपनी एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी बांग्लादेश भेजी थी, कहाँ? आंध्र प्रदेश से, और वो कैरी क्या कर रही थी? ड्राई चिलीज यानी सूखी मिर्चियाँ हमने बांग्लादेश को अपने इंडियन रेलवेज ने मालगाड़ी के थ्रू पहुंचाई हैं। तो ये देखिए काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है हमारे रिलेशंस को डिपिक्ट करने के लिए। रीसेंट की सबसे मेजर डेवलपमेंट क्या है? 1.9 किलोमीटर का लॉन्ग मैत्री सेतु बनाया है इंडिया ने और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था और ये इंडिया में जो सबरूम जगह है उसको बांग्लादेश के रामगढ़ जगह से जोड़ता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये तो अभी रिसेंट की डेवलपमेंट है, आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा भी, मुझे लगता है ऐसा। तो ये देखिए कितने ज़्यादा डेवलपमेंट है, यहाँ पर टूरिज्म से बात की जाए, रेलवे से बात की जाए और ब्रिजेस से बात की जाए, इतनी सारी चीज़ें हमारी जो रिलेशंस को हैं वो एक तरीके से हम कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन क्योंकि हर चीज़ सही नहीं होती, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो कहीं ना कहीं होती हैं और वो दिक्कतें भी हैं। आज की डेट में तीस्ता नदी जो है उसका डिस्प्यूट जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। डिस्प्यूट किस चीज़ के रिलेटेड? इंडिया और बांग्लादेश में ये डिस्प्यूट है कि दोनों देश में से कौन सा देश कितना पानी लेगा तीस्ता नदी का। ये एक काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू है। उसके अलावा बॉर्डर के आसपास कई लोग जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मारे जा चुके हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। तो जो इलीगल तरीके से लोग इंडिया में आते हैं, इस चीज़ों को हमने ख़त्म करने की ज़रूरत है। 2020 में सबसे ज़्यादा इलीगल लोग जो हैं वो एक तरीके से बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में आते हुए पाए गए। उसके अलावा इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये अच्छी तो है लेकिन फिर भी ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है राइटर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आज के डेट में इंडिया चाइना से अपना इन्फ्लुएंस लूज़ कर रहा है, यानी चाइना जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है अपना इन्फ्लुएंस बनाने में। कहाँ? जैसे म्यांमार आप कह सकते हैं, श्रीलंका, इन सब देशों में चाइना ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस बना पा रहा है इंडिया के कंपैरिजन में। उसके अलावा एक और यहाँ पर रीज़न है कि भूटान जो है उसने बैक ऑफ कर दिया। किस चीज़ से?
भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जहाँ पर गाड़ियों को जो आने की जो परमिशन थी वो इस एग्रीमेंट के तहत हुई थी, लेकिन भूटान ने इससे बैक ऑफ कर लिया है। तो देखिए भूटान बैक ऑफ कर गया तो चाइना डेफिनेटली भूटान को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इंडिया के अगेंस्ट बना सकता है। तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसमें दिक्कतें तो हैं। इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी दशकों से बहुत अच्छे चल रहे हैं और फ्यूचर में भी डेफिनेटली और अच्छे होंगे। किन चीज़ों से होंगे? 3 C's से, ऐसा राइटर कह रहे हैं। वो 3 C क्या है? कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कंसोलिडेशन। ये 3 C में अगर हमारी पॉलिसीज चलें तो डेफिनेटली इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और जितने भी थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हमारे बीच में हैं वो भी डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। हमने डिस्कस करे 4 अलग अलग एडिटोरियल्स और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं डेफिनेटली उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज और डाउट्स है तो उनको भी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ड्रॉप कीजिएगा। आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो श्योरली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स, एडिटोरियल्स और न्यूज़ की विद इन टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।